ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे ऑक्सिन का, जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है ये, क्योंकि इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात, जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था तब मैंने कहा था कि डेली लाइफ से भी ये टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है, तो अब पता लगेगा हमें कि डेली लाइफ से टॉपिक कैसे जुड़ा हुआ है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट, और मैं हूं सुरभि माथुर। और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और ये टॉपिक कहीं ना कहीं हमारी डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, आइए जानते हैं आज के अपने इस लेक्चर में। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं। उनमें हम दो रेगुलेटर्स पढ़ेंगे, एक तो ऑक्सिन और दूसरा जिब्रेलिन। देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या है, यानी कि वो रेगुलेटर्स, वो ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कहीं ना कहीं प्लांट की ग्रोथ को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अब ये होते क्या हैं? ये वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन में प्लांट में मौजूद होते हैं। अब ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट भी कर सकते हैं। अब इसमें ये होते हैं अदर देन न्यूट्रिएंट्स। क्या मतलब हुआ इस बात का? जैसे कि कोई भी प्लांट जब हम लगाते हैं तो उस प्लांट में हम कुछ मैन्योर डालते हैं, कुछ मिनरल्स हम उसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जिंक की अगर डेफिशिएंसी है तो हम जिंक डालते हैं, या हम उसमें नाइट्रेट डालते हैं या पोटाश डालते हैं। लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। अब हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अदर देन न्यूट्रिएंट्स, अदर देन न्यूट्रिएंट्स यानी कि मिनरल्स के अलावा, विच इन लो कॉन्सेंट्रेशन प्रमोट्स और इनहिबिट ग्रोथ, यानी ग्रोथ को या तो प्रमोट करेंगे या फिर इनहिबिट करेंगे। एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं प्लांट हार्मोन्स को, जिसको कि फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। जहां पर भी फाइटो वर्ड आता है उसका मतलब होता है प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि ये प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है। अ फाइटो हार्मोन इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन प्लांट्स एंड इज कैपेबल ऑफ ट्रांसलोकेशन एंड रेगुलेटिंग वन और मोर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन व्हेन प्रेजेंट इन लो कॉन्सेंट्रेशन। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि फाइटो हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो नेचुरली प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी भगवान दास एंड कंपनी ने इसे ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस कर रखा है प्लांट में, यानी वो हार्मोन प्लांट्स में नेचुरल वे में प्रेजेंट होते हैं। अब आप पूछेंगे कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो सीड्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो लीफ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो शूट टिप, ये तीन जो जगह मैंने बताई है, शूट टिप, लीफ और सीड, वहां पर फाइटो हार्मोन का कंटेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। अब ये इसकी वजह से होता क्या है, ये प्रोड्यूस तो एक जगह पर होंगे, यानी प्लांट के किसी एक पार्ट में प्रोड्यूस होंगे, लेकिन उसके बाद उस पार्ट से प्लांट के और दूसरे पार्ट में भी ये ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर ये रेगुलेट करेंगे किसको? वन और मोर फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का मतलब हुआ जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट रेस्पिरेशन करता है, या प्लांट मूवमेंट शो करता है। तो इन सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फाइटो हार्मोन। और सबसे लास्ट बात कि ये क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत ही लो कंसंट्रेशन में प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। तो यानी हमारे इसके चार कीवर्ड आए। चार कीवर्ड में पहली बात आई कि क्या, कि ये कैसे होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दूसरी बात, प्रोड्यूस नेचुरली, यानी कि नेचुरल वे में ये प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। पार्ट मैंने आपको बता दिए कि शूट टिप या फिर सीड्स या फिर लीव्स। और तीसरी बात, ये ट्रांसलोकेट होते हैं प्लांट के दूसरे पार्ट्स में, और फिर वहां पर इफेक्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो फाइटो हार्मोन है वो कितनी तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। अगर ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं
तो हम इन्हें कह देते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अगर ये प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं यानी कि रोकते हैं तो हम इन्हें कह देते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। अब यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई से 3 या 2 या 1 प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के नाम बताइए। तो उसमें आपको याद रखने हैं 3 नाम, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनेन। और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर के नाम बताइए, तो उसमें आप इंक्लूड करेंगे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। अब बच्चों देखो क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे से पूछे जाते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें एक क्वेश्चन नीट के लिए भी और क्लास 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि फाइटो हार्मोन की डेफिनेशन दे देंगे, फिर 4 ऑप्शंस दे देंगे, आपको सही चुनना होगा। तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि फाइटो हार्मोन्स की डेफिनेशन में क्या चीज़ आ रही है, कि केमिकल सब्सटेंस है या ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट के किसी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तीनों पार्ट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। फिर ट्रांसलोकेट होकर वो उसकी फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को इफेक्ट होते हैं। ये चारों चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर आता है कि कोई से प्लांट प्रमोटर के ग्रोथ प्रमोटर के नाम बताइए। तो आपको इन तीनों हार्मोन्स के नाम याद रखने हैं, और अगर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर तो आपको इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड का नाम याद रखना है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे 2 प्लांट ग्रोथ हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं एक तो ऑक्सिन और दूसरा जिब्रेलिन। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑक्सिन। अब देखो वर्ड पर जाओ, ऑक्सिन का मतलब क्या होता है? ऑक्सिन का मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि वो हार्मोन होगा जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ प्रमोट होगी, प्लांट की ग्रोथ होगी। अब वो ग्रोथ किस जगह पर होगी? ये जो हार्मोन आपको मिलता है बच्चों, ये रेस्पॉन्सिबल होता है शूट के एलोंगेशन के लिए, यानी शूट की लंबाई बढ़े, शूट का एलोंगेशन हुआ, उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। और मिलेगा कहाँ? ये आपको मिलेगा कहाँ पर ये सिंथेसिस होता है? ये सिंथेसिस होता है एपेक्स ऑफ क्लियोप्टाइल। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लियोप्टाइल, ये वर्ड बार बार आएगा, इसको समझ लो कि क्लियोप्टाइल होता क्या है। आपने मान लीजिए कोई एक सीड लिया, ठीक। अब जब ये सीड को हम मान लीजिए इसको अच्छी मॉइस्चर कंडीशन देते हैं, तब ये सीड जर्मिनेट होगा, और सीड जर्मिनेट होकर उससे एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ निकलेगा, यानी कि ज़मीन की तरफ निकलेगा, और एक निकलेगा ऊपर की तरफ। जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ निकलेगा उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं? रेडिकल। और वो स्ट्रक्चर जो अपवर्ड ग्रो होगा उसको हम कहते हैं प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल, ठीक। अब इस रेडिकल से क्या बनती है? इस रेडिकल से बनती हैं रूट्स, ठीक। और इस प्ल्यूमूल से क्या बनता है? इस प्ल्यूमूल से बनता है शूट। अब इस शूट को कवर करते हुए एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लियोप्टाइल। और इसकी बात हम कब करेंगे? इसकी बात हम मोनोकॉट्स, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी मोनोकॉट ले लिया, यानी कि गेहूं, जौ, बाजरा। आप मान लीजिए कि मैंने गेहूं का सीड लिया है, या चावल का सीड लिया है, या बाजरे का सीड लिया है। जब भी आप जर्मिनेट करेंगे, या किसी भी सीड को अगर आप जर्मिनेट करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर नीचे की तरफ ग्रो होता है उसको रेडिकल कहते हैं, उससे रूट बनती है। जो ऊपर की तरफ डेवलप होता है उसे प्ल्यूमूल कहते हैं, उससे शूट बनता है। उस शूट को कवर करते हुए जो पॉइंटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लियोप्टाइल। इस क्लियोप्टाइल में सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा? ऑक्सिन मिलेगा। समझ में आ गई बात? अब इस ऑक्सिन को लेकर कई रिसर्चेस हुएंगी। उन रिसर्चर्स में सबसे पहला नाम जो आता है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का संबंध निम्नलिखित में से किस हार्मोन में से है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। मान लीजिए आपको 4 हार्मोन्स के नाम दे दिए और चार्ल्स डार्विन का नाम दे दिया, तो आपको टिक करना होगा कि ये कौन से हार्मोन की रिसर्च से रिलेटेड है। तो आपको टिक करना होगा ऑक्सिन पर। अब इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑक्सिन्स के लिए, ऑक्सिन्स की रिसर्च में, और उन सारे एक्सपेरिमेंट्स को, सारी रिसर्च को कंपाइल किया एक बुक में, जिसका नाम है द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। फिर से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए, द पावर ऑफ मूवमेंट्स इन प्लांट्स 1880 वाज रिटन बाय। तो आपका आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए, कैसे इन्होंने रिसर्च की, उसको समझते हैं। इन्होंने क्या किया
कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, तीसरा क्वेश्चन सुनो कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट तो लेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस प्लांट पर इन्होंने रिसर्च करी। तो यहां पे नाम आपको याद रखना है कैनेरी ग्रास, जिसका बॉटेनिकल नेम है फेलेरिस कैनारिएंसिस क्लियोप्टाइल। क्लियोप्टाइल अभी मैंने आपको बताया, तो कैनेरी ग्रास पर इन्होंने काम किया और इसमें आपको नाम, इसका बॉटेनिकल नेम याद रखना होगा, फेलेरिस कैनारिएंसिस। अब इन्होंने काम क्या करा, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने फेलेरिस यानी कि कैनेरी ग्रास का एक इन्होंने सीडलिंग लिया, क्लियोप्टाइल लिया, और उस क्लियोप्टाइल को इन्होंने यूनिडायरेक्शनल लाइट दी, यानी एक तरफ से इन्होंने लाइट दी। तो इन्होंने क्या देखा कि जिस तरफ से लाइट आ रही है ये क्लियोप्टाइल उस तरफ मूव कर गया। अब इन्होंने क्या करा कि इसका जो ये एपेक्स वाला पोर्शन था, यानी एपेक्स वाला यानी टिप वाला जो पोर्शन था, उसको रिमूव कर दिया। ठीक, अब इन्होंने फिर यूनिडायरेक्शनल लाइट दी, तो अब इसको कोई कर्वेचर इनको दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जब किसी भी क्लियोप्टाइल को, यानी यहाँ पे इस केस में कैनेरी ग्रास के क्लियोप्टाइल को जब यूनिडायरेक्शनल लाइट दी जाती है और ये कर्व हो जाता है लाइट की डायरेक्शन में, इसका मतलब डेफिनेटली एपेक्स पर कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सिक्रीट हो रहे हैं और नीचे ट्रांसलोकेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या दिखाता है, कर्वेचर दिखाता है। ये इन्होंने कंक्लूजन निकाला। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, कौन कौन से, जिसमें नाम आता है बॉयसन जेनसन का, पॉल का, सोडिंग का, और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है वेंट का। इन्होंने भी इस पर काम किया, और साथ में आता है डोल्क का नाम आता है, इन्होंने भी इस पर काम किया, ऑक्सीजन पर काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें नाम याद रखने वाली बात है, वो याद रखने वाली बात है वेंट की, FW वेंट। इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं उस एक्सपेरिमेंट को आपके सामने एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया ओट्स पर किया, ये वही ओट्स हैं जिसको हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं, और इसका बॉटेनिकल नेम याद रख लो, इसका नाम है एविना सेटाइवा। ये नाम क्यों लिखा, क्योंकि इससे रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आता है नीट के लिए कि एविना कर्वेचर टेस्ट ये कौन से हार्मोन के लिए है, तो आपका सही जवाब होगा ऑक्सिन के लिए। अब टेस्ट क्या किया वो देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ओट के सीडलिंग्स लिए, ठीक। अब उसमें क्या करा, इसकी जो टिप थी उसको इन्होंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इन्होंने क्या किया, एक अगर ब्लॉक लिया। अगर ब्लॉक हम किसको बोलते हैं बच्चों, आप लोग लेबोरेटरीज में देखेंगे कुछ आपको इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वहां पे एक ट्रे होगी और उस ट्रे में आपको कुछ जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा, इस तरह की, ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये अगर अगर ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये अगर अगर ब्लॉक्स, यहाँ से फिर एक क्वेश्चन कि अगर अगर ब्लॉक क्या होते हैं। अगर अगर ब्लॉक जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं जो मिलते हैं किससे, रेड एल्गी से। रेड एल्गी से, कौन सी रेड एल्गी, तो यहाँ पे आपको दो नाम याद रखने होंगे, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, इससे हमें ऑब्टेन होता है क्या, अगर अगर, जिसका कि कहाँ पे लेबोरेटरीज में काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता है। इन्होंने क्या किया कि जो ये ओट का क्लियोप्टाइल था उसके टिप को रिमूव कर दिया, ठीक। रिमूव करने के बाद क्या करा, इन्होंने इस टिप को रख दिया अगर ब्लॉक पर और कुछ घंटों तक इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। कुछ घंटों बाद क्या किया इन्होंने कि इस अगर ब्लॉक को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी इसको छोटे छोटे और ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद एक ब्लॉक उठाया और उस एक ब्लॉक को डीकैपिटेटेड क्लियोप्टाइल पर, डीकैपिटेटेड कह रही हूँ यानी कि ऐसा क्लियोप्टाइल जिसके टिप को रिमूव कर दिया गया है, उस पर इन्होंने इसको रख दिया, ठीक है, अगर के ब्लॉक को रख दिया। तो थोड़े टाइम बाद ये क्या देखते हैं कि ये भी क्या करता है, कर्वेचर शो कर रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकाला कि जब इस टिप को अगर ब्लॉक के ऊपर रखा गया तो इस टिप में जो हार्मोन्स, जो केमिकल्स, जो सब्सटेंसेस, जो मटेरियल बना वो ट्रांसफर हो गया किसमें, इस अगर ब्लॉक में। तो अब ये वाला अगर ब्लॉक भी वही प्रॉपर्टीज शो करेगा जो प्रॉपर्टीज अगर इस वाले डीकैपिटेटेड पार्ट पर हम इस कैप को रख के करते, यानी कि या तो हम इस कैप को वापस रख देते या फिर हमने क्या कर दिया, हमने ये कैप वापस ना रख के क्या कर दिया, अगर के ब्लॉक को रख दिया, वो अगर का ब्लॉक जिसमें कि ये सब्सटेंस मूव कर गए थे। तो इसका मतलब ये इसका मूवमेंट किसका हो रहा है, इसका पोलर मूवमेंट हो रहा है। किसका पोलर मूवमेंट हो रहा है, जो सब्सटेंस इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में बने हैं। कहां पर हो रहा है,
इस अगर ब्लॉक में हो रहा है, इसी वजह से इसने क्या शो किया, इसने कर्वेचर शो किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट FW वेंट ने किया था और बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। किस प्लांट पे किया था ये आपको याद रखना है, ओट्स पर किया था जिसका बॉटेनिकल नेम है एविना सेटाइवा। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सिन हार्मोन है वो टिप पर बना और वो टिप पर बनने के बाद वो नीचे ट्रांसलोकेट हुआ। इस बात पर मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि नीट में इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका ऑक्सिन का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो पोलर होता है या नॉन पोलर, तो आपका जवाब होगा पोलर। दूसरी बात, ये इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चूंकि ये एपेक्स से बेस की तरफ जा रहा है इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा, बेसिपिटल, बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सिन। समझ में आ गई यहां तक बात। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी के रिलेटेड आपको एक तो नाम याद रखना है चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन का। दूसरी बात, उनकी बुक्स का नाम आपको याद रखना है, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तीसरी बात, आपको FW वेंट का नाम याद रखना है। चौथी बात, आपको एविना सेटाइवा का नाम ध्यान रखना है। और इस तरीके से आपको ऑक्सिन्स के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका बेसिपिटल मूवमेंट को ध्यान रखना है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये ऑक्सिन होते कितनी तरह के, ये ऑक्सिन बच्चों होते हैं दो तरह के। एक तो होते हैं नेचुरल ऑक्सिन, यानी कि प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, भगवान ने इनको बनाया है, और उसमें आपको नाम याद रखना है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और ये यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन है। यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सिन का मतलब है जितने भी प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, सभी में आपको ये IAA देखने को मिलेगा। दूसरे होते हैं सिंथेटिक ऑक्सिन, यानी कि वो मैन मेड ऑक्सिन है, और इसमें चार इंपॉर्टेंट, बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, लेकिन इनमें से जो चार मैंने लिए हैं खास तौर पे इस पर क्वेश्चन आता ही आता है। इनके नाम आपको क्या याद रखने हैं, IBA, इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड, NAA, अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, बीटा NAA यानी बीटा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड, और लास्ट है 2,4-D जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट है और इसके कई सारे यूज हैं। अभी बताती हूँ क्या क्या यूज हैं। 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तब आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे इन नामों की आदत हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस पूरे ऑक्सिन का, जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, क्योंकि इस पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरी बात, जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया था तब मैंने कहा था कि डेली लाइफ से भी ये टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है, तो अब पता लगेगा हमें कि डेली लाइफ से टॉपिक कैसे जुड़ा हुआ है। यूजेज ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन का यूज क्या होता है। सबसे पहला ऑक्सिन का यूज होता है रूटिंग। रूटिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप गुलाब का पौधा लगाना चाह रहे हैं, है ना, तो कई बार ऐसा होता है, या कोई भी आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हर प्लांट को सीड के थ्रू ही लगाया जाए। कई प्लांट्स की कटिंग भी लग जाती है, जैसे कि आपने रोज़ लिया, रोज़ की कटिंग लग जाती है। अब आप, एक तो दो सिचुएशन है हमारे सामने, हमारे पास दो पॉट्स हैं, दो गमले हैं, एक में तो हमने सिंपल कलम हम उसकी लेकर आए और हमने लगा दिया। दूसरा हम क्या करें कि जो हमारे पास स्टेम की कटिंग है, उस स्टेम की कटिंग पर हम अप्लाई कर दें क्या, ऑक्सिन। कौन सा, IBA या NAA। अब IBA यानी कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड और NAA यानी कि नेफ्थाइल एसिटिक एसिड या अल्फा नेफ्थॉक्सी एसिटिक एसिड। अब अगर दोनों पॉट्स में आपने, एक में जिसमें कि कोई ऑक्सिन आपने अप्लाई नहीं करा, दूसरा जिसमें कि आपने ऑक्सिन अप्लाई करा है, तो वो पॉट जिसमें कि आपने ऑक्सिन अप्लाई करा है उसमें रूट इनिशिएशन जल्दी होगा एज कंपेयर टू वो वाला पॉट जिसमें कि आपने ऑक्सिन अप्लाई नहीं करा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अगर आप ऑक्सिन अप्लाई करते हैं तो वो आप सिंगली भी कर सकते हैं, यानी दोनों में से कोई सा भी आप ऑक्सिन ले सकते हैं, या फिर आप दोनों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। फिर यहाँ पे एक नई बात आती है कि अगर आप कॉम्बिनेशन में, कॉम्बिनेशन यानी कि IBA और NAA दोनों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो रूट इनिशिएशन और जल्दी होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि ऑक्सिन जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको आप पाउडर्ड फॉर्म में या सॉल्यूशन, दोनों में से किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सिन का मेन फंक्शन क्या हुआ कि ये रूट इनिशिएशन का काम करेगा। समझ में आ गई यहाँ तक बात। यहाँ जितने भी मैंने ब्रैकेट में रेड कलर के से लिखा हुए हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि इन पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा काम आता है इसका क्या फंक्शन है, स्टोरेज।
स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? स्टोरेज का मतलब ये हुआ कि आपने आजकल देखा होगा कि 12 महीने सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं, चाहे उसका सीजन है या नहीं है। तो भाई वो हमें कैसे मिल रही हैं वेजिटेबल्स? तो यहाँ पे हमें ऑक्सिन भैया हमारे बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं कि मान लीजिए आलू है, आलू की खूब अच्छी पैदावार हो गई, प्याज है उसकी खूब अच्छी पैदावार हो गई, अरबी है उसकी बहुत अच्छी पैदावार हो गई। अब मैंने ये 3 एग्जाम्पल क्यों लिए? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब। ट्यूबर कह रही हूँ इसका मतलब मेरा इशारा पोटैटो की तरफ है, कॉर्म कह रही हूँ इसका मतलब मेरा इशारा अरबी की तरफ है, और अगर बल्ब कह रही हूँ तो ये वाला जलने वाला बल्ब नहीं भाई, ये अनियन की बात मैं कर रही हूँ। ये तीनों को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल ये लें आलू लें और 5-7 दिन तक मान लीजिए हम उनको यूज़ नहीं करते और हमने किसी एक ऐसी प्लेस पे रख दिया जहाँ पे अच्छी खासी हवा लग रही है, तो थोड़े दिन बाद आप 5-7 दिन बाद क्या देखेंगे कि उस आलू में से जर्मिनेशन हो रहा है, यानी उसमें से कुछ ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स निकल आए, यानी हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं किल्ले फूट गए, या फिर हम कह देंगे कि वो स्प्राउट हो गए। अब अगर वो स्प्राउट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो स्टार्च था वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया? वो स्टार्च कन्वर्ट हो गया शुगर में। और अब अगर आप ऐसे आलू की सब्जी बनाएंगे तो बहुत मीठी और बहुत ही बेकार बनेगी। तो ऐसा ना हो, हम ज़्यादा लंबे समय तक वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकें, कई महीनों तक उसको स्टोर कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके डोरमेंसी पीरियड को इंक्रीज करना होगा। तो ये ऑक्सिन क्या करता है कि इसके डोरमेंसी पीरियड को इंक्रीज कर देता है, जिससे काफ़ी लंबे समय तक हम वेजिटेबल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। और अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, खास बात क्या है कि बेटा यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑक्सिन है जो इस डोरमेंसी पीरियड को इंक्रीज कर देता है, तो वहां पे आपको याद रखना होगा NAA का नाम। तीसरा आता है पार्थेनोकार्पी। अब भाई पार्थेनोकार्पी क्या होता है? पार्थेनोकार्पी, कार्पी वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है फ्रूट से, ऐसे फ्रूट जिसमें सीड प्रेजेंट नहीं होते। अब जैसे कि हम बनाना खाते हैं उसमें कोई सीड नहीं होते, ग्रेप्स खाते हैं उसमें भी कोई सीड नहीं होते, तो उनको हम बहुत आराम से खा भी जाते हैं, क्योंकि हमें आलस नहीं आता उनको कि बीज को फेंकने जाना पड़ेगा या बीज थूकना पड़ेगा। लेकिन कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि सीड्स होते हैं, जैसे कि संतरा लीजिए, संतरे में तो सीड होते हैं, नींबू की शिकंजी बनाते हैं, नींबू में सीड्स होते हैं। तो हमें तो ऐसे फ्रूट चाहिए जिसमें कि हमें बीज ना थूकने पड़े, हम आराम से उन फ्रूट्स को एंजॉय करें। तो इसके लिए हमें अप्लाई करना होगा ऑक्सिन्स का, और कौन सा ऑक्सिन्स? यही NAA। इसके थ्रू आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी ऐसे फ्रूट उस फ्रूट में कोई सीड्स नहीं होंगे। चौथा इसका इंपॉर्टेंट काम आता है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, और ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है पाइनएप्पल। देखो नॉर्मली क्या होता है कि ऑक्सिन कोई फ्लावर इनिशिएशन का काम नहीं करता बल्कि इनहिबिट करता है, लेकिन पाइनएप्पल के केस में ये फ्लावर इनिशिएशन और फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। कौन से ऑक्सिन? NAA और 2,4-D। अब देखो सुनो ध्यान से, पाइनएप्पल में क्या होता है बच्चा कि अगर आप आज पाइनएप्पल लगाते हो, है ना, पाइनएप्पल का आपने प्लांट लगाया, तो मिनिमम से मिनिमम भी मैं कहूँ तो 2 साल से कम में तो कोई चांस नहीं है कि उसमें आपको फ्रूट मिलेगा, 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने अप्लाई कर दिया NAA और 2,4-D तो थ्रू आउट द ईयर आपको इसमें फ्रूट मिलेंगे, तो हो गया फायदा। तो इसीलिए ऑक्सिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल। यहाँ पर एक नाम और याद रखो, टोबैको। टोबैको में भी ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को प्रमोट करता है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारे वो एग्जाम्पल्स लिए हैं जो नीट में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको न केवल एग्जाम्पल कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को प्रमोट कर रहा है, आपको कौन सा ऑक्सिन है ये भी याद रखना है। आंसर होगा NAA और 2,4-D। फिर हम आगे मूव करते हैं। लिखा हुआ है ऑक्सिन का यूज प्रिवेंशन ऑफ प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। क्या मतलब हुआ इस बात का? प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि कोई पेड़ है जिस पर कि एप्पल लग रहे हैं, तो एक तो ये है कंडीशन कि वो एप्पल मैच्योर हो फिर गिरे, तब तो हम बढ़िया हमें यील्ड मिलेगी, उसके दाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन वो फ्रूट का साइज अभी बहुत कम है और वो मतलब प्री मैच्योर कंडीशन में ही अगर वो एप्पल गिर गया तो हमारी यील्ड पर और हमारे दामों पर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा। तो अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए एप्पल है, ठीक है, समझो इस बात को। यहाँ पे मैं दूसरी स्लाइड लेके फिर बताती हूँ। सपोज यहाँ पे एप्पल लग रहा है, ठीक है। अब
क्यों ये एप्पल गिर गया, मैच्योर होने से पहले ही क्यों गिर गया? इसलिए गिर गया क्योंकि इसके बेस पर जहां पर ये लगा हुआ है वहां पे बहुत सारी सेल्स का एक जोन बन गया, और इस जोन को हम कहते हैं एब्सेशन जोन। एब्सेशन जोन। अब ये क्या होता है भैया एब्सेशन जोन? एब्सेशन जोन हम कहते हैं सेल्स के एक ऐसे जोन को जो कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है। कौन से एंजाइम सिक्रीट करती है? वो सिक्रीट करती है सेल्यूलेज, वो सिक्रीट करती है पैक्टिनेज। तो इससे होगा क्या भाई, वंस अपॉन ए टाइम अगर आपको याद हो कि सेल वॉल में दो सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से? सेलुलोज और पैक्टिन। अब ये सेल्स क्या सिक्रीट कर रही हैं? सेलुलेज और पैक्टिनेज। यानी कि सेलुलेज क्या करेगा? सेलुलोज को तोड़ेगा। पैक्टिनेज क्या करेगा? पैक्टिन को तोड़ेगा। तो अगर यहाँ पे सेल वॉल ही टूट गई तो फ्रूट तो गिरेगा ही। इसीलिए ये ऐसा ना हो, इसीलिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं ताकि उस एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन ना हो, प्री मैच्योर फ्रूट जो है वो ना गिरे। तो ये आपको देखने को मिलेगा एप्पल और पियर में अप्लाई करा जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। फिर आता है स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट। स्वीटनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि जो फ्रूट्स हो उसमें जितना मीठा फल होगा उतना हमें खाने में अच्छा लगता है। तो वो स्वीटनिंग कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है 2,4-D और IBA यानी कि इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। 2,4-D का नाम भी याद रखना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर ये अप्लाई करे जाते हैं तो स्वीटनिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि ये क्या करते हैं? स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आता है हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझते हैं क्या है। हर्बिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स के फॉर्म में भी ऑक्सीजन का यूज़ लिया जाता है। कैसे? सपोज करिए कि एक कोई गेहूं का खेत है या चावल का खेत है और उसमें सीरियल्स का खेत है, कहने का मतलब है सीरियल्स का कोई खेत है, तो वो प्लांट्स तो हमने लगाए हैं तो उनको तो हम कहते हैं डिज़ायरेबल प्लांट्स। लेकिन उन डिज़ायरेबल प्लांट्स के बीच बीच में कई बार अनडिज़ायरेबल प्लांट, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं खरपतवार या बोलते हैं वीड्स, उग आते हैं। तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। अब अगर उसको हम मैनुअली हटाने बैठे तो एक तो टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा। तो बेटर है कि हम कुछ हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स का स्प्रे कर दें। इसका क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि ये वीडिसाइड्स क्या करते हैं कि मोनोकोट प्लांट्स को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन डाइकोट प्लांट को। अब मैंने मोनोकोट क्यों कहा? क्योंकि मैंने अपनी बात शुरू करी थी सीरियल से। सीरियल टीवी वाला सीरियल नहीं भाई, ये गेहूं बाजरे वाले सीरियल्स की मैं बात कर रही हूं। तो गेहूं और बाजरा किस में आता है? मोनोकोट्स में। तो मोनोकोट्स पे तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। कौन इफेक्ट नहीं करेगा? हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स। कौन से हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स? 2,4-D कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन डाइकोट, डाइकोट का मतलब जो वीड्स है उस पर इफेक्ट करेंगे। तो इसीलिए हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड्स का यूज किया जाता है अनडिजायरेबल प्लांट या वीड को रिमूव करने के लिए। फिर आती है नेक्स्ट शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम ग्रोथ क्रॉप प्लांट्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इसके लिए अप्लाई करता है NaAM। ध्यान रखना NaA अलग है, NaAM अलग है। नेफ्थलीन एसिड एमाइड इसका नाम है, ऑक्सीजन का नाम है। अब इसको समझो क्या हुआ। क्रॉप प्लांट्स की शॉर्टनिंग ऑफ स्टेम ग्रोथ। मान लीजिए कि कोई क्रॉप प्लांट है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। तो जब लेंथ उसकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई तो उसके लॉजिंग का मतलब होता है फॉलिंग डाउन, उसके गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वो उससे क्या होता है कि जब मान लीजिए अगर 50% क्रॉप ऐसी हो गई जिसमें कि लॉजिंग हो गई, जो गिर गई, तो हार्वेस्टिंग के समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, यील्ड हमारी कम मिलेगी। तो हमें क्या करना है? हमें ऑक्सीजन का स्प्रे कर देना है। कौन से ऑक्सीजन का? NaAM का। उससे क्या होगा कि जो स्टेम होगा उसकी हाइट कंपैरेटिव कम रहेगी और वो स्टिफ होगा, मजबूत होगा, गिरेगा नहीं। तो हार्वेस्टिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और यील्ड हमें अच्छी मिलेगी। तो ये कुछ यूजेस थे ऑक्सीजन के। वापस कह रही हूँ, जितने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे उस पर से नीट में और क्लास 11th में क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लेना। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट हार्मोन आता है जिब्रेलिन। ऑक्सीजन में कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं दूसरा प्लांट हार्मोन जिब्रेलिन। अब इसके लिए कहानी सुनाती हूँ। क्या था बच्चों कि जापान में एक किसान था। उस किसान के पास एक खेत था, वो खेत था पैडी का, यानी कि धान का, यानी कि राइस का, जिसका बॉटेनिकल नेम है ओराइजा सेटाइवा। अब उसने बहुत सारे उसके खेत में प्लांट लगे हैं, लेकिन उसके उस खेत में कुछ राइस के प्लांट इतने ज़्यादा लंबे थे कि अति के लंबे, मतलब ऐसा लगे जैसे किसी ने पकड़ के उसको ऐसे खींच दिया हो, प्लांट को ऐसे पकड़ के खींच दिया हो। अब उसने सोचा कि ये प्लांट्स इतने लंबे क्यों हैं। तो उस समय एक बायोलॉजिस्ट थे ई कुरोसावा, उन्होंने उन प्लांट्स को देखा। तब उन्होंने देखा कि उस प्लांट पे एक फंगस लगी हुई है। उस फंगस को उन्होंने नाम दिया जिब्रेला फ्यूजिकुराई। अब इन्होंने आगे इस पर एक्सपेरिमेंट किया। उस जिब्रेला फ्यूजिकुराई को उन्होंने आइसोलेट किया उस प्लांट से, और आइसोलेट करने के बाद उन्होंने उसका कल्चर किया। कल्चर करना कह रही हूँ, इसका मतलब किसी आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में उसको इनोकुलेट कर दिया। थोड़े टाइम में वो फंगस ग्रो हुई। उसके बाद क्या करा कि जो वो कल्चर मीडियम था, उस कल्चर मीडियम को उन्होंने फिल्टर कर लिया, छान लिया, ठीक। और अब उस फिल्ट्रेट को उन्होंने हेल्दी जो सीडलिंग्स थी उस पर अप्लाई करा। तो जब उन्होंने हेल्दी सीडलिंग्स पर ये अप्लाई करा तो हुआ क्या कि जिन प्लांट्स पर उन्होंने लगाया उस पर वो वाले प्लांट्स बहुत लंबे हो गए, बहुत ज़्यादा हाइपर इलॉन्गेशन उन्होंने शो किया, बहुत ज़्यादा उसमें लंबे हो गए। फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इसका मतलब जिब्रेला फ्यूजिकुराई ने उस कल्चर मीडियम में कुछ सब्सटेंस सिक्रीट किया, और वो सब्सटेंस किस में आ गया, फिल्टर में आ गया, और उस सब्सटेंस की वजह से वो प्लांट जो थे वो बहुत लंबे हो गए। फिर आए याबूता 1935 में, उन्होंने इस सब्सटेंस का नाम क्या रखा, जिब्रेलिन रखा। यहाँ पे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिब्रेलिन नाम किसने दिया, तो आपको टिक करना होगा याबूता। अब इस जिब्रेलिन का भी कुछ रोल होता है क्या, ये हम देखेंगे। लेकिन जिब्रेलिन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपको एक आइसोप्रिनॉइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर। ये इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें इस तरह की 4 डिज़ाइंस बनी हुई होती हैं खतरनाक सी। इसका बस केवल इतना याद रख लेना कि इस तरह से एक हेक्सागोनल, दूसरा हेक्सागोनल, और ये 2 पेंटागोन, ये एक पेंटागोनल, और ये एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। गिब्बन रिंग स्ट्रक्चर जिब्रेलिन में देखने को मिलता है। आगे हम चलते हैं कि ये जो जिब्रेलिन है, जैसे प्लांट अगर हम कंपैरिजन करें ऑक्सिन और जिब्रेलिन दोनों का, तो नॉर्मली ये होता है कि एक प्लांट में एक ही तरह का आपको ऑक्सिन देखने को मिलेगा, लेकिन जिब्रेलिन के केस में ऐसा नहीं होता। एक प्लांट में एक से ज़्यादा तरह के जिब्रेलिन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, ऑल हायर प्लांट्स आर नोन टू पजेस एटलीस्ट 1 जिब्रेलिन। एक जिब्रेलिन तो मिलेगा ही मिलेगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑक्सिन, अ सिंगल प्लांट ऑर्गन कैन हैव मोर देन 1 जिब्रेलिन। एक से ज़्यादा तरह के जिब्रेलिन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इन प्लांट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिन इज हाईएस्ट इन सीड्स एंड यंग लीव्स, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको जिब्रेलिन मिलेगा। इसके अलावा कौन से प्लांट के ऑर्गन हैं जो जिब्रेलिन को सिंथेसाइज करते हैं, तो 3 जगह आपको याद रखनी होंगी, एपिकल शूट बर्ड्स, रूट टिप्स और डेवलपिंग सीड्स। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको जिब्रेलिन का कंटेंट देखने को मिलेगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जिस तरह से ऑक्सिन्स के यूज पूछे जाते हैं, ऑक्सिन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स पूछे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से जिब्रेलिन के भी इफेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है जिब्रेलिन का, वो होता है स्टेम का इलोंगेशन करना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि स्टेम का इलोंगेशन तो होता है, लेकिन वो इलोंगेशन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होती, जो सेल ऑलरेडी है उनका इलोंगेशन होता है। यानी कि मान लीजिए हम क्या कहते हैं कि हाइट किस वजह से बढ़ गई प्लांट की, कि उसमें जो 1 सेल थी, 4 सेल थी, 8 सेल थी, 10 सेल, ऐसा नहीं हुआ कि जिब्रेलिन डाला तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए ना। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होते, बल्कि सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल का इलोंगेशन हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेम इलोंगेटेड दिखता है, स्टेम इलोंगेटेड हो जाता है। पहला काम इसका ये हुआ। दूसरा हुआ जेनेटिक ड्वार्फिज्म। जेनेटिक ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं, यानी कि बौने होते हैं। उसमें कोई पर्टिकुलर जीन होता है जिसमें म्यूटेशन होने की वजह से उस प्लांट में हमें बौनापन या ड्वार्फिज्म देखने को मिलती है। इसको हम कहते हैं बॉल्टिंग इफेक्ट। अब अगर ऐसे प्लांट पर जो कि जेनेटिकली ड्वार्फ है
उस पर जिब्रेलिन का स्प्रे करा जाता है तो उसके बौनेपन को, उसकी डॉर्फनेस को दूर किया जा सकता है। ये हुआ बॉल्टिंग इफेक्ट और ये जिब्रेलिन की वजह से होता है। तीसरा आता है ओवरकमिंग डॉर्मेंसी। ओवरकमिंग डॉर्मेंसी ये आपको देखने को मिलेगी डेसिडुअस ट्रीज और एवरग्रीन ट्रीज में। होता क्या है कि ऐसे ट्रीज जिनमें कि जो कि ये होता है पर्णपाती ट्रीज, यानी कि जिसमें पतझड़ के समय सारे पत्ते गिर जाते हैं। एवरग्रीन ट्रीज जिसके कि जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। अब इन प्लांट्स में क्या होता है कि डॉर्मेंसी को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, या तो आप इसको प्रॉपर लाइट पीरियड दीजिए या फिर आप इसको प्रॉपर कोल्ड टेम्परेचर दीजिए, लेकिन हम दोनों ही नहीं दे सकते। ना हम लाइट, हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं ना तो प्रॉपर हम लाइट दे पा रहे हैं, ना ही हम उनको प्रॉपर कोल्ड टेम्परेचर दे पा रहे हैं। तो इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किसके थ्रू, जिब्रेलिन के थ्रू। यानी इन दोनों कंडीशंस के ना होने के बावजूद भी वो प्लांट अच्छे से ग्रो करें तो इसके लिए किसका स्प्रे करना होगा, क्या अप्लाई करना होगा, जिब्रेलिन स्प्रे करना होगा। तीसरी बात, चौथी बात आती है पार्थेनोकार्पी। अब देखो ऑक्सिन में भी पार्थेनोकार्पी थी, यहाँ पर भी पार्थेनोकार्पी है। कॉमन फैक्टर एप्पल है, एप्पल भी, वहाँ पे भी एप्पल में जो है पार्थेनोकार्पी दिख रही थी, यहाँ पर भी एप्पल में पार्थेनोकार्पी दिख रही है। लेकिन ऑक्सिन के केस में आप दो एग्जाम्पल्स और याद रखेंगे, वो है सिट्रस फ्रूट और एक आप नाम याद रखेंगे टोमेटो का और ब्रिंजल का, जिसमें कि पार्थेनोकार्पी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे नाम याद रखेंगे एप्पल और पियर का, यानी कि ऐसे एप्पल मिलेंगे, ऐसे पियर मिलेंगे अगर आप जिब्रेलिन अप्लाई करते हो तो, जिसमें कि सीड्स नहीं होंगे। ठीक, फिर आती है इफेक्ट ऑन शुगर केन। बहुत अच्छा पॉइंट है इफेक्ट ऑन शुगर केन। बच्चों जिब्रेलिन का जैसे मैंने सबसे पहले बताया था स्टेम इलोंगेशन। तो अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि गन्ने की फसल है और हमने उस पर अप्लाई कर दिया जिब्रेलिन, तो होगा क्या, स्टेम इलोंगेशन, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, गन्ने की लेंथ बढ़ जाएगी और गन्ने की लेंथ बढ़ गई यानी कि उसके इंटरनोड का लेंथ बढ़ गई। इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई तो फिर तो बहुत मज़ा आ गया, फिर तो और ज़्यादा लंबा, जितना लंबा गन्ना होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा उससे हमें शुगर मिलेगी, उतनी ज़्यादा शुगर मिलेगी तो हमारी यील्ड बहुत अच्छी होगी, हमें दाम बहुत अच्छे मिलेंगे फसल के। तो ये क्या करता है, जिब्रेलिन इस शुगर केन के ग्रोथ के लिए, इसके इंटरनोड के इलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसलिए शुगर कंटेंट बहुत अच्छा हमें इससे मिलता है। नेक्स्ट है इंक्रीज बंच लेंथ ऑफ ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर का गुच्छा होता है उस अंगूर के गुच्छे की लेंथ भी बढ़ जाती है, यानी अंगूर पर्टिकुलर एक अंगूर का साइज भी बढ़ जाता है। तो जब अगर कोई भी चीज़ें हम जब भी खरीदते हैं जब वो दिखने में बहुत बढ़िया लगती है हमें, तो फिर ऐसी चीज़ों का दाम बहुत अच्छा मिलता है। तो ये किस लिए है, ओनली बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन। फिर आता है फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन। फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि ये जिब्रेलिन जो है फ्लावरिंग को किस तरह से प्रमोट करता है। देखो बच्चों, कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि एक पर्टिकुलर आप फोटो पीरियड जब आप उसको दोगे तब उसमें फ्लावरिंग होगी, लेकिन जिब्रेलिन इस बात को रिप्लेस करता है। यानी कि आप वो पर्टिकुलर फोटो पीरियड ना भी दें, वो जिसको हम कहते हैं वर्नलाइजेशन और फोटो पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो कंडीशन ना भी हो तो भी अगर हम जिब्रेलिन अप्लाई करते हैं तो फ्लावरिंग उस प्लांट में हो जाती है। जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सीड है, मैंने बनाया एक सीड, ठीक, ये सीड बनाया, एक मिनट, ये सीड बनाया, ठीक है। इस सीड में हमें क्या मिलता है, इस सीड में मिलता है हमें एम्ब्रियो। तो अब इस एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए इसको खाना चाहिए, इसको भोजन चाहिए। तो अब सीड में जो फूड होगा वो किस फॉर्म में होगा, प्रोटीन के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, या आप कह सकते हैं कि स्टार्च के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, लिपिड के फॉर्म में, ठीक। तो ये जो जिब्रेलिन होता है ये क्या करेगा, एंजाइम सिक्रीट करेगा। कौन से एंजाइम, प्रोटीएज, एमाइलेज, लाइपेज। ये एंजाइम करेंगे क्या, ये एंजाइम इस फूड को मोबिलाइज करेंगे, फूड को गतिशील करेंगे, जिसको कि कौन ग्रहण कर लेगा, जिसको कौन ले लेगा, ये एम्ब्रियो ले लेगा। तो एम्ब्रियो ज़्यादा अच्छा ग्रो होगा, सीड का जर्मिनेशन जल्दी होगा, प्लस इस एम्ब्रियो के चारों तरफ जो भी एक मैकेनिकल बाधा होगी उसको ये दूर करने का काम करेगा कौन, जिब्रेलिन। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ लो क्या कह रही हूँ। जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन में जिब्रेलिन कैसे हेल्प करता है कि हमें पता है कि सीड के अंदर रहता है एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो को चाहिए होता है
है खाना। तो उस खाने को कौन मोबिलाइज करने का काम करता है, यानी है तो सही, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है और ये स्टार्च भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सब कुछ है, लेकिन उसको मोबिलाइज करने के लिए जो एंजाइम सिक्रीट करे जाते हैं, प्रोटीएज, एमाइलेज और लाइपेज, वो किसकी वजह से होता है, वो होते हैं जिब्रेलिन की वजह से। तो इसीलिए जर्मिनेशन ऑफ सीड्स इजी हो जाता है। फिर आता है डिले सेनिसेंस। सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग। तो ये क्या करता है, एजिंग को डिले करता है, जिसकी वजह से प्लांट काफ़ी लंबे समय तक फ्रूट और फ्लावरिंग उसमें होती रहती है। सेनिसेंस यानी कि उस प्लांट की जीर्णता या एजिंग देरी से होती है, तो वो प्लांट काफ़ी लंबे समय तक हमें फ्लावर और फ्रूट प्रोवाइड करता है। तो ये थे कुछ जिब्रेलिन के यूजेस या आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ये हमारा था आज का लेक्चर, और इसमें अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी साइटोकाइनेन और इथाइलिन। अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।